हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारती टॉक शो। आज की हमारी गेस्ट हैं सीमा त्यागी मैम एंड शी इज़ मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कमेटी बनी हुई है एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग के बारे में डिस्कस किया। एक नोटिस जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि जिन स्कूलों में इनरोलमेंट कम है उन स्कूल की पेयरिंग की जाए। पेयरिंग की जाए से मतलब है मेरा 2 स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये आगे जो मुझे समझ में आया, स्कूल एक तरीके से पेयरिंग का मतलब ये है 2 स्कूल को पेयर किया जा रहा है, सो एक स्कूल बंद हो जाए। और ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है शिक्षा विभाग पे कि आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सबका साथ सबके विकास की, और जब बात आती है विकास की तो उस टाइम पे सबसे पहले अगर जिस चीज़ की नींव होती है वो है एजुकेशन। और स्कूल बंद करने से एजुकेशन बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, ये कौन सी पॉलिसी है? डेटा शोज दैट over 22 lakh students stopped attending गवर्नमेंट स्कूल। रीज़न क्या है? और ये डेटा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। बिहार में 6.8 लाख स्टूडेंट कम हुए हैं, राजस्थान में 5 पॉइंट समथिंग। सो माय क्वेश्चन इज़ कि ये गिरावट क्यों है? तो आज के पॉडकास्ट में हमने इन सारे विषय पे बहुत ही डिटेल से चर्चा की हुई है। इस वीडियो से अपने प्रदेश के लोगों को मैं जागरूक कराना चाहती हूँ। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए वीडियो हमने आज शूट किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे सो दैट अवेयरनेस फैले लोगों में। इसके प्रति क्या ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएँ सरकार द्वारा। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले जिन्होंने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भारती टॉक शो। हियर वी गो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारती टॉक शो। आज की हमारी गेस्ट है गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी मैम। सीमा त्यागी मैम के साथ हमारा एक पॉडकास्ट पहले भी हो चुका है और ये उनका सेकंड टाइम है। सो वेलकम मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। वेलकम बैक। दोबारा से हम एक साथ। वेलकम बैक। मुझे लगा ही था कि हम वापस फिर बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो मैम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी, आपकी भी पढ़ी और भी देखी, कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी या एक नोटिस जारी किया हुआ है कि जिन प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की इनरोलमेंट कम हो रही है उनको और स्कूल के साथ पेयर अप करना है। करेक्ट? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी अचानक से कि अगर सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट कम है तो आप स्कूल बंद कर दीजिए या फिर पेयर कर दीजिए? पेयरिंग का नाम दिया गया है, तो आप बताइए क्या है ये सब? असल में है क्या कि शिक्षा के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट रही हो चाहे, वो कभी भी गंभीर नहीं हुई। और अब ऐसा लगने लगा है जैसे सरकारें चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो आप जिस नोटिस की बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार का ही है। तो यहाँ 5000 स्कूलों को पेयरिंग के नाम पर बंद करने का नोटिफिकेशन है। 5000 स्कूल? 5000 स्कूल। अब उसमें कहना यह है कि वहाँ बच्चों की संख्या कम है। तो अगर बच्चों की संख्या कम है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की संख्या स्कूलों में कम क्यों हो गई, इसका पता लगाने की बजाय और उस पर काम करने की बजाय सरकार ने ये सोचा कि इनको बंद कर दिया जाए। तो सरकार ये कह रही है कि विलय ही विकल्प है। क्यों भाई? अगर सरकारी स्कूलों में बच्चा कम है तो उसकी जवाबदेही किसकी है, उसके कारण क्या है, उनका पता करना चाहिए था। स्कूलों में बच्चा कम होने का कारण क्या ये है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम हो गई? नहीं, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी माता पिता इतने पैसे वाले हो गए कि सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल ले गए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि समाज में शिक्षा के प्रति उदासीनता आ गई है कि लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया हो।
तो पिछले 2 साल में लगभग 24 लाख बच्चा परिषदीय विद्यालयों में कम हुआ है। तो इस सब की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की बजाय सरकार में बैठे लोगों ने ये पॉलिसी बना ली कि इनको विलय कर दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, उसका कहना ये था कि हर 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल। वो किस लिए था कि जिससे गरीब बच्चों को, वंचित शोषित बच्चों को अपने घर के पास स्कूल मिल सके। अब अगर किसी गांव की सीमा 5 किलोमीटर की है और वहां एक प्राथमिक विद्यालय है और एक आपका माध्यमिक विद्यालय है, अब आपने नई एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देके कह दिया कि उस प्राथमिक स्कूल में बच्चे कम हैं तो उसको माध्यमिक के साथ मर्ज कर दें। अब एक चीज़ ये सोचें भारती जी कि जब पूरी व्यवस्था जो बच्चे के घर के नज़दीक स्कूल है वहाँ तक उस बच्चे को नहीं ले जा पा रही है, तो जो 3 किलोमीटर दूर स्कूल हो जाएगा तो क्या वो 6 साल का बच्चा 3 किलोमीटर पैदल चल के उस स्कूल में पहुँचेगा? तो वहाँ एनरोलमेंट बढ़ेगा या घटेगा? ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को बसें प्रोवाइड कर रहे होंगे कि बस में बच्चे इधर से उधर जाएंगे। तो जब बच्चा 1 किलोमीटर स्कूल वाले में नहीं पहुँच रहा है तो 3 किलोमीटर दूर वाले में कैसे पहुँचेगा? तो ये ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ये है ही नहीं कि बच्चे देश के शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब देश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो दहाड़ना शुरू करेंगे, और जब दहाड़ेंगे तो सरकारों से सवाल पूछेंगे, और सरकारें सवाल पसंद नहीं करती। अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। अब विकास तो तभी होगा जब उस देश के बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे मतलब अगर आप स्कूल ही बंद कर रहे हैं तो ये कैसा विकास और ये कैसा साथ? बिल्कुल, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी तक या प्रधानमंत्री जी तक सही बातें पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का जो काम है वो जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ऐसा लगने लगा है कि जैसे हमारे जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हैं, कि वो कहीं ब्यूरोक्रेसी के ट्रैप में तो नहीं फंस गए कि जैसा वो लोग पिक्चर दिखा देते हैं उसी पिक्चर को ओके मान लिया जाता है। आप सोचिए, स्कूल कम करने से हम विश्व गुरु बन पाएंगे, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है। 2047 में विश्व गुरु बनने का सपना देखा गया है। तो स्कूलों को बंद करके विश्व गुरु बनेंगे, और ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, पूरे देश में यही कार्यक्रम चल रहा है। एक डेटा के थ्रू 21 से 23 लाख स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल कम हुए हैं, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा है। ये उत्तर प्रदेश का है। और थोड़ा सा इसको वाइड करते हैं कि 2014 से अब तक लगभग 90,000 सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद हो चुके हैं, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आप देखें, हमारे उत्तर प्रदेश की ही बात करें, किसी सरकार को काट करने का या सरकार का विरोध करने का पर्पस नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हम सिर्फ व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे अधिकारी ये कह रहे हैं कि स्कूलों में बच्चे कम हैं तो इनको मर्ज कर दो, स्कूलों की संख्या कम कर दो, और अभी आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में 50,000 शराब के ठेकों के लाइसेंस बांटे गए हैं। तो आप सोच के देखिए कि स्कूलों की संख्या कम हो रही है और शराब के ठेके बढ़ रहे हैं, तो प्रदेश और देश कौन सी तरक्की कर रहा है? हम समाज को कहाँ ले जाएंगे? अब मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, अभी आपने कहा 90,000 स्कूल बंद हो गए। पीएम पोषण जो योजना है उसके तहत मिड डे मील चलाई गई, ये कह के कि बच्चे इससे आकर्षित होंगे और स्कूल में आएंगे, एनरोलमेंट बढ़ेगा। साथ में राशन भी बांटे जा रहा है पीएम के थ्रू। बिल्कुल, किताबें भी बट रही हैं। मैं सिर्फ खाने की बात कर रही हूँ, जो खाना दे के आपने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे। अब मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, खाने की इतनी कमी नहीं है। गांव घर की अगर बात करें तो इतना नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक खाने के लिए बच्चा स्कूल आएगा। अगर हर आज के डेट में आप ये मानते हो, इस जो डिजिटल का ज़माना ये चल रहा है, इसमें हर, चाहे गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसको सब, अनपढ़ व्यक्ति की भी मैं बात कर रही हूँ, उसको हर एक चीज़ पता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पढ़ाई क्या है, बेवकूफ़ बनाना क्या, उन्हें सब पता है। मैं ये नहीं कह रही एकदम डीपली पता है, बट पता है, लेकिन पता है।
तो अब ये सिर्फ खाना दे के अगर आपने ये सोच लिया कि बच्चे आ जाएंगे, अब वो आपका फेल हो गया, फेल हो गया। इसी वजह से बच्चे कम हो रहे हैं, एक ये रीज़न। दूसरा, अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आपने टीचर की क्वालिटी अच्छी कर दी, स्कूल में डिसिप्लिन ले आए, ये वहीं पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्कूल कैसे चल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय कैसे इतना अच्छा चल रहा है कि सोर्स लगाना पड़ रहा है एक नॉर्मल इंसान को एडमिशन के लिए। एडमिशन नहीं है वहाँ, वो भी तो सरकारी स्कूल ही है, सरकारी स्कूल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है और ये स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ये तो फिर एक तरीके से जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, इनकी विफलता है, इनकी विफलता है भारती जी। और थोड़ा सा इसको डीपली हम सोचें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हाँ ठीक है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो है, क्यों नहीं लेकिन पढ़ता अगर है? मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता तो क्या सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं? भाई मैं अगर सरकारी बस में नहीं बैठता तो इसका मतलब सरकारी बसें बंद कर दी जाएं। मैं सरकारी ट्रेन में नहीं बैठ रहा तो सरकारी ट्रेनें क्या बंद कर दी जाएं? नहीं, अभी भी भारत देश की 30% जनता गरीबी रेखा के नीचे निर्वहन कर रही है और 80 करोड़ लोगों को हमें राशन बांटना पड़ रहा है। तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इन सरकारी स्कूलों में ही तो जाते हैं। एक और मजे की बात देखिए कि आप, अगर हम जहाँ बैठे हैं जिस सोसाइटी में, अगर यहीं आप एक सर्वे करेंगे तो शायद आपको पूरी सोसाइटी का एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो सरकारी स्कूल में जाता है। नहीं, कोई नहीं। और उससे थोड़ा बड़े बच्चों का अगर सर्वे करेंगे और आप हर एक मम्मी से पूछेंगी, मैं मम्मी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मम्मियाँ पढ़ाई को लेकर ज्यादा कंसर्न होती हैं बच्चों की कि बड़ा होके क्या करेगा, तो 90% मम्मियाँ ये कहेंगी कि या तो IIT भेजेंगे, कानपुर दिल्ली में हो जाए, या नीट में सरकारी सीट मिल जाए। तो सोचिए कि जब मैं हायर एजुकेशन के लिए सरकारी संस्थान को प्रीफर कर रही हूँ, वहीं प्राइमरी एजुकेशन के लिए सरकारी संस्थान को प्रीफर क्यों नहीं कर पा रही देश की मम्मियाँ? उसका रीज़न ये है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, माध्यमिक लेवल की एजुकेशन है, उन स्कूलों की हालत ऐसी जर्जर स्थिति में है कि वहाँ आप अपने बच्चे को बैठा ही नहीं सकते। अभी मैं जब रास्ते से आ रही थी तो मैंने देखा कि एक सरकारी विद्यालय है और उस सरकारी विद्यालय की दीवार ऐसी हो रही है कि शायद 2-4 बारिश में गिर जाएगी, और उसकी बाउंड्री से मिलता हुआ ये एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है। तो आप सोचिए कि सरकारी विभाग में बैठे जो अधिकारी हैं वो अपने सरकारी स्कूलों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जबकि कम से कम सरकारी विद्यालय के 1 किलोमीटर तक के दायरे में आप किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता ना दें। जैसे मैंने आपको भी बताया कि देश भर में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, वहीं CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त लगभग 55,000 प्राइवेट स्कूल खुले हैं। तो उनको मान्यता किसने दी? ये तो सरेआम सरकारी अधिकारियों ने दी। सरेआम धांधली चल रही है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होता है भारती जी कि सरकारी स्कूल का टीचर पढ़ाता नहीं। बहुत से मीडिया वालों को भी देखा है कि स्कूल में घुस जाएंगे और लगा देंगे माइक टीचर के आगे। आप ये देखिए कि उन प्राथमिक विद्यालयों में कौन तो प्रॉपर शिक्षक है और कौन शिक्षा मित्र है। और जो प्रॉपर शिक्षक है वो ऐसे ही नहीं कि उसको वैसे ही मिल गई शिक्षा या वो ऐसे ही नौकरी ले ली, उसने पहले बीएड के लिए एंट्रेंस दिया होगा। बिना एंट्रेंस के बीएड में नहीं होता एडमिशन। बीएड करने के बाद उसने यूपी टेट क्लियर किया होगा। यूपी टेट क्लियर करने के बाद उसने उस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर, अगर मुझे टीजीटी मैथमेटिक्स बनना है तो टीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ होगा मैंने वो भी क्लियर किया होगा। अब आप एक प्राइवेट स्कूल के टीचर से पूछिए उसने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं? कुछ नहीं है। वो तो कोई एग्जामिनेशन नहीं है। अप्लाई करूं तो मेरा भी हो जाएगा। अगर आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन बहुत आराम से, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है, आप अपने को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, तो आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर की जो विडंबनाएं हैं उनको सोचें जरा। जब अगर किसी सरकारी ऑफिस में कोई क्लर्क है तो वो क्लर्क का ही काम करता है ना, उससे कोई और काम नहीं लिया जाता। 9 से 5 वो सिर्फ अपना क्लर्क का काम करता है। जो शिक्षक आपने अपॉइंट किया है वो पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया है, वो आपने क्या जनगणना करने के लिए अपॉइंट किया है, वो आपने क्या पेड़ गिनने के लिए अपॉइंट किया है, वो क्या आपने सिलेंडर लाने के लिए अपॉइंट किया है, वो क्या आपने इसलिए अपॉइंट। अब जनगणना होगी तो आप देखिएगा 1-1.5 साल तक सारे शिक्षक इसमें लगे रहेंगे। इवन धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा कि अगर किसी जगह सरकार को ये गिनवाना हो कि पशु कितने हैं तो वहां भी टीचर को भेजा जाएगा कि भाई जाके देखो। कहीं कहीं तो ऐसे डिसीजन आते हैं कि टीचर्स की ड्यूटी इस बात पर भी लगी है कि सुबह के टाइम में खुले में शौच कितने लोग कर रहे हैं इनकी गिनती कीजिए। सोचिए आप
कि टीचर्स की ड्यूटी कहाँ लग रही है कि गंगा घाट की सफाई होनी है तो सफाई को देखने के लिए टीचर की ड्यूटी लग रही है, योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है तो वहां भीड़ बढ़ाने के लिए टीचर की ड्यूटी लग रही है, कंपल्सरी है जाना, कंपल्सरी है जाना। तो जब उस शिक्षक को छात्रों के साथ पढ़ाने का समय ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वो टीचर पढ़ाएगा क्या। दूसरे, टीचर अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाता, टीचर के हाथ में जो दिया जाता है वो पढ़ाता है। अब हम अपनी और आपकी बात करें कि यहाँ इस सोसाइटी में जितने लोग रह रहे होंगे सबके बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। और सीबीएसई बोर्ड को हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। और किसी भी चीज को सेंट्रल का दर्जा देना यानी केंद्रीय बनाने का मतलब ये है, मैं जो समझती हूँ, कि कम से कम 75% एरिया वो उस फील्ड का कवर करे। और आपके जितने यूपी गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो यूपी बोर्ड से अलग चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश बोर्ड से चल रहे हैं, राजस्थान बोर्ड के राजस्थान बोर्ड से चल रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब पूरे देश में नीट का एग्जाम एक होता है, पूरे देश में आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम है तो एक होता है, पूरे देश में यूपीएससी का एग्जाम एक होता है, तो फिर पूरे देश में 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड 66 बोर्ड क्यों करवा रहे हैं? वहां एक बोर्ड क्यों नहीं होता? आप अपने यूपी स्टेट के सारे स्कूल, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सेंट्रल स्कूल सारे सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, सब है। हाँ। अगर यूपी का सेंट्रल स्कूल है वो तब भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, वो यूपी बोर्ड से नहीं है। नहीं। तो आप समानता को कहां ले जा रहे हैं? समानता रही क्या? कहीं समानता रही कि जो यूपी बोर्ड का टॉपर बच्चा है वो डीयू में एडमिशन नहीं ले पाता क्योंकि उसका एजुकेशन का स्तर नहीं होता। तो जब मैंने नीट एक कर दिया, मैंने आईआईटी जेईई मेंस एक कर दिया, मैंने अपना यूपीएससी एक कर दिया, तो फिर मैं अपना 10th का बोर्ड पूरे देश में एक क्यों नहीं कर सकती? और यही चीज मैं चाहती हूं कि जनता समझे और सरकार से इस चीज की मांग करे कि एक देश, एक बोर्ड, एक शिक्षा, एक एग्जाम सबको दिया जाए। पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आ सकती? जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, हम और चीज़ों में समानता कर सकते हैं। हम जीएसटी के नाम पे एक देश एक टैक्स बोलते रहे और अभी भी हम एक तरफ और चल रहे हैं कि एक देश एक इलेक्शन। उस सबसे पहले हम एक देश, एक बोर्ड, एक शिक्षा, एक एग्जाम क्यों नहीं करते कि जो मेरा कन्याकुमारी का बच्चा है वो भी मैथ्स की बुक वही पढ़े जो मेरा केरल का बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है। बिजनेस रही बात, हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिजनेस बंद हो जाएगा ना। और बिजनेस चलाना किसको है? सरकार को चलवाना है। क्योंकि अगर इसके डीप में आप जाएंगे तो जितने भी प्राइवेट स्कूल देश में खुले हुए हैं वो या तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हैं, या बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, या किसी ना किसी सांसद विधायक के रिश्तेदार से जुड़े हुए हैं। तो फिर सरकारी स्कूल कहाँ जाएंगे? अगर हम धीरे धीरे सारे सरकारी व्यवस्थाएं ऐसे ही खत्म करते चले गए तो सोचिए जवाबदेही क्या होगी। अभी तक हम उस एक सदमे से उभरे नहीं हैं कि प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का और कितने लोग मौत के घाट उतर गए। अब उसमें सोचने की बात है, मेरे मन में ये बात आ रही थी, शायद आप इससे सहमत हो या नहीं, कि हमने एयरपोर्ट तो दे दिया अडानी जी को, एयर इंडिया हमने टाटा को दे दी, तो जो 300 मौतें हुई उनकी जवाबदेही किसकी हुई? जब मेरा एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में है, मेरी एयरलाइंस प्राइवेट हाथों में है, तो फिर मेरा उड्डयन मंत्री की आवश्यकता क्या है? उड्डयन मंत्री सरकारी क्यों है? जब सरकारी व्यवस्था आप खत्म कर रहे हो भाई, सरकारी टीचर नहीं पढ़ा रहा, इसकी जवाबदेही ऊपर बैठे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक की है कि आप पढ़वा क्यों नहीं पा रहे हैं उस सरकारी टीचर से। जब आप सेंट्रल स्कूल के टीचर से पढ़वा रहे हैं, जैसा आपने अभी कहा, जब आप आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़वा रहे हैं, जब आप नीट के प्रोफेसर से पढ़वा रहे हैं, तो आप अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर से पढ़वा क्यों नहीं पा रहे? और दूसरी बात देखिए, अगर हम ये कहें कि सरकारी स्कूल का जो मास्टर है वो नहीं पढ़ाना जानता, या वो नहीं पढ़ाना चाहता, या उसकी क्वालिटी नहीं है, वही मास्टर जब इलेक्शन होता है तो कितनी निष्ठा से काम करता है? वही मास्टर जब कोविड आया तो कितनी निष्ठा से काम किया उसने? वही मास्टर जब जनगणना होगी तो कितनी निष्ठा से काम करेगा? इससे क्या पता चलता है कि जो काम सरकार जिस सरकारी व्यक्ति से करवाना चाहती है, वास्तव में करवाना चाहती है, वो सरकार करवा लेती है। तो सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि सरकार शायद चाहती ही नहीं कि सरकारी स्कूल का मास्टर पढ़ाए। मेरा एक चीज़ और अब इस बात से आ रही दिमाग में कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, स्टेट पॉलिटिशियंस जितने हैं इसमें इनकी बहुत ज़्यादा, जैसे मिड डे मील है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें पहले इनका अपना एक सेक्शन हो जाता है कि ये मेरे खाते में आएगा। बिल्कुल।
इसलिए ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो पा रहा, ना टीचर की क्वालिटी ठीक हो पा रही है। और तो ये जितने विधायक हैं, सारे जितने स्टेट वाले जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉब्लम है और यही रीज़न है। शुरुआत यहीं से हुई है इस प्रॉब्लम की, है ऊपर लेवल तक। जैसे मैंने आपको भी कहा कि जब इलेक्शन होते हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, अध्यापक ही कराते हैं ना, सरकारी महकमा होता है ना सारा। और शायद अगर एजुकेशन इस सिस्टम में से आप टीचर को हटा दो तो चुनाव आयोग के बस की नहीं है कि इलेक्शन करा सके एक भी स्टेट में, तो वो ठीक करा लेते हो ना। तो फिर आप इन व्यवस्थाओं को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? आप जब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे रहे हो, अगर मान लिया किसी स्कूल में, जैसे हम गाजियाबाद में बैठे हैं और हो सकता है 1-2 दिन में गाजियाबाद की लिस्ट आ जाए या आ चुकी हो कि कौन से मर्ज होंगे विद्यालय, तो आपने जो शिक्षा विभाग में बीएस से बैठे हैं उनकी क्या जवाबदेही तय की कि आपके होते हुए स्कूलों में एनरोलमेंट कम कैसे हुआ? एग्जैक्टली और जब बात की जाती है, जैसे आपने बोला कि चुनाव में तो बड़ी निष्ठा से ये लोग काम करते हैं, कहीं कोई टारगेट दे दिया, इस चीज़ का टारगेट क्यों नहीं दिया जा रहा है कि अगर ये चीज़ आपने नहीं किया तो आपकी नौकरी पे बात आएगी? बस आप लाइए ना, क्योंकि उनके ऊपर रखिए सिर पे बंदूक, देखिए कैसे नहीं करते वो। असल में भारती जी है क्या, जो मेन मंशा है उस पर ही डाउट होता है। इस अपनी व्यवस्था को, वही चीज सरकारी विद्यालयों के साथ है कि आप अभी तो आप कह रहे हैं पेयरिंग कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं वहां विद्यालय में कम बच्चे कम हैं, तो आप उसकी रूट तक जाते कि बच्चे कम होने का कारण क्या है। क्यों नहीं वहां बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शोकोज नोटिस दिए गए और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि आपको ये करना ही करना है, और एक टाइम लिमिट आप दे दीजिए, एक बार उनको ट्राई तो करने दीजिए कि उनमें संख्या बढ़े। और एक चीज और है जो अभी आप बात कर रही थी, वो बिल्कुल सही बात थी कि जो हमारे लोकल विधायक, पार्षद, सांसद हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि योगी जी तक ये बात पहुंचती नहीं है, या योगी जी अभी और चीजों को देखने में लगे हुए हैं, शिक्षा की तरफ शायद ध्यान नहीं दे पा रहे। ये सेकंड वाली बात आपकी सही है, सेकंड पॉइंट एकदम सही है। जब क्राइम के लिए योगी जी 0 टॉलरेंस पॉलिसी ला सकते हैं और उसका इफेक्ट हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम में बहुत सही हालत में है, तो यही 0 टॉलरेंस पॉलिसी योगी जी क्यों नहीं बना देते शिक्षा के लिए कि जिस जिले के बीएसए के अंडर में स्कूल में एडमिशन नहीं है, आरटी के एडमिशन नहीं हुए, उस बीएसए के ऊपर फाइन लगेगा, उस बीएसए का डिमोशन हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी साथ साथ कि सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट कम है। आपने फ्री में खाना बांट के भी देख लिया, आपने किताबें भी बांट के देख ली, आपने यूनिफॉर्म भी बांट ली, आपने सर्व शिक्षा अभियान भी चला लिए, आपने घर घर जाके बच्चों को बुलाना भी देख लिया, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे। हालांकि उसमें भी कारण आपका ही है, क्योंकि दूसरी तरफ आप हर साल उसी गांव में 2-2 कमरों में कोई प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ जाएगा, उससे कुछ पैसे लेके आप उनको मान्यता दे देंगे। इस चीज का एक सीधा सोल्यूशन ये है कि क्यों नहीं सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाती, एक ऐसा आदेश लाती कि जितने भी उस जिले के सरकारी व्यक्ति हैं, चाहे वो डीएम है, चाहे वो एसपी है, चाहे वो क्लर्क है, अगर उनके घरों में प्राइमरी पढ़ने वाला कोई बच्चा है तो वो परिषदीय स्कूल में ही पढ़ेगा, नहीं तो उसकी नौकरी जाएगी। फिर देखिए आप, अगर मेरे जिले के डीएम का बच्चा ये वाली बात तो एक बार रिक्शा वाले के बच्चे के साथ पढ़ रहा है, तो आप अगले दिन देखिए उस स्कूल की हालत कैसी सुधरती है। डीपीएस को फेल कर देगी वो बिल्डिंग, वहां पानी के आरओ लग जाएंगे, और जो टीचर हैं वहां वो खुद पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अभिभावक आएगा वो डीएम है, मुझसे पूछेगा, इसकी कॉपी जाके चेक करेगा। प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं और अगर कुछ भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो हम टीचर के ऊपर पहुंच जाते हैं कि आपने ये कैसे पढ़ा दिया। बस ये चीज जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल में होने लगेगी उस दिन अपने आप अब वो चीज होगी कब? अब कहानी सिर्फ ये रह गई ना कि एक माइक लेके, आप वाली बात सही बोल रहे थे कि मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो बता नहीं पाई, बंदी या बंदा जो भी है, बस इस बात पे सरकारी स्कूलों की तो हालत ये है। अरे आप ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे, वो हो क्यों रहा है? दूसरी बात, हो सकता है मेरी बात शायद खराब लगे कुछ दर्शकों को, अगर कोई साइंस का टीचर है और वो अपनी क्लास साइंस पढ़ा रहा है, पूरे तन्मयता से पढ़ा रहा है, और वहां 2 लोग माइक लेके पहुंच गए और उससे पूछें कि इस वक्त आपके प्रदेश का कल्चरल मंत्री कौन है,
तो भाई हमारे यहाँ तो मंत्री हर 2 महीने में बदल रहे हैं, हमारे यहाँ तो नेता पार्टी हर हफ्ते बदल देते हैं। तो क्या उनको याद रखना मेरा ज्ञान बता रहा है? नहीं, वो ज्ञान की परिपाटी है क्या टीचर की? आप उस टीचर से ये पूछो कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में उसके, और मीडिया वालों को किसने ये अधिकार दिया? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं है ये अधिकार कि वो जाके देखें उनका शिक्षक क्या कर रहा है? लेकिन कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि आधे से ज्यादा शिक्षक तो उन्होंने अपने ऑफिस में बैठा रखे हैं काम करवाने के लिए, यही तो प्रॉब्लम है। क्लर्क का काम वहां कर रहे हैं। यही कुछ तो शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगी हुई है, वो बीएलओ में घूम रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम बात कर रहे हैं कि अपने देश में रोजगार नहीं है, 4 सरकारी नौकरी लग गई, अब उन्हीं 4 से सारे काम करवाएंगे। आप ये क्यों नहीं करते कि एक अलग संगठन बनाइए, उनके लिए अलग से नौकरी आप रखिए जो ये जनगणना करें। हाँ, बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है ना, आपने कही, बहुत बढ़िया। जब वोटिंग हो तो वो ड्यूटी दे। हाँ। टीचर को पढ़ाने दीजिए ना भाई, उसको पढ़ाने दीजिए। ऐसा तो नहीं कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन क्या कहते हैं स्कूल बंद है। और सिर्फ एक दिन थोड़ी बंद होता है भारती जी, वही में एक दिन का चुनाव थोड़ी हो रहा है, 15 दिन कम से कम लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। और सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है, जिस दिन गिना जा रहा है, उसके आगे पीछे तो देखा है मैंने। मेरे फादर खुद जिला पंचायत में है, उनकी भी अरे आप उनको उनका काम करने दीजिए ना बस। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। जैसे अब सरकारें सरकारी नौकरी तो देना ही नहीं चाहती, जुमले कितने ही करते रहे मोदी जी ने भी, सरकारी नौकरियां तो कम ही कर रहे हैं। मोदी जी को कहते हुए मैंने सुना कि हम कितना देंगे, अब आप खुद से अपना एक बिजनेस सेटअप करिए और आप नौकरी दीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने लोन देना जरूरी समझा? इजी है लोन लेना? अच्छा, ये चीज जैसे मंत्री लोग कह देते हैं, आपने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कितना देंगे, तो जब आप सारी चीजों को प्राइवेट कर देंगे तो फिर सरकार ही सरकारी की क्या आवश्यकता है? सही बात है। अगर शिक्षा मंत्री इस जवाबदेही को नहीं ले रहा कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, तो फिर शिक्षा मंत्री सरकारी क्यों हो? मेरे टैक्स के पैसे से वो क्यों पेंशनर क्यों तनख्वाह ले? आप सोचिए, सरकारी स्कूल का जो टीचर है, हाँ। उसने, मैंने आपको बता दिया, कम से कम 3 एग्जाम क्लियर करके वो स्कूल तक पहुंचा, और उसको तनख्वाह के अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा। जो इन अधिकारियों के ऑफिस में बैठे, जिसको नंबर 2 की कमाई लोग कहते हैं, वो करते हैं। शिक्षक तो वो नहीं कर रहा ना। अब उस 40 साल उसने अपने जीवन के देश का भविष्य बनाने में दे दिए। देश की रीढ़ की हड्डी है शिक्षक, बिल्कुल। उन बच्चों को बना रहा है वो। और जब उसकी नौकरी खत्म हुई तो आपने उसको पेंशन भी नहीं दी, वो क्या करेगा? आपने पेंशन खा गए आप कि फंड कम है, फंड कम है। और आपने एक बार जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा, वहां आपकी पेंशन बंद गई। 5 साल बाद आप विधायक बन गए तो वो आपकी पेंशन आ गई। 5 साल बाद आप सांसद बन गए तो वो आपकी वो पेंशन फिर आ गई। तो आप नेताओं की पेंशन तो आप इंटेक्ट रखे हुए हैं, नेताओं की सुविधाएं आप इंटेक्ट रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी व्यक्तियों की सुविधाएं आप कम खत्म करते जा रहे हैं। इवन सेना तक में आपने अग्निवीर लाके प्राइवेटाइजेशन जैसा करना शुरू कर दिया। कौन भारतीय परिवार है जो 3 साल के लिए अपने बच्चे को मरने के लिए वहां भेज देगा? क्या देशभक्ति का जो जज्बा है वो सिर्फ आम भारतीय के ऊपर है क्या? देशभक्ति का जज्बा नेताओं में नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्रियों में नहीं होना चाहिए? अगर आप सारी चीजें, ये सोचनीय स्थिति है भारती जी, अगर आप सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, आप एयरलाइंस प्राइवेट कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर उड्डयन मंत्री क्यों आपने अपॉइंट किया हुआ? वो भी प्राइवेट कर लीजिए। बिल्कुल, आप प्राइवेट कीजिए, 25,000 में खूब मिलेंगे। शिक्षा मंत्री, आप पोस्ट निकालिए शिक्षा मंत्री के लिए, 25,000 में आपके पास इंटरव्यू लगे होंगे, दीजिएगा, रखिएगा। फिर आवश्यकता ही क्या है फिर इस सिस्टम की? देखो होता क्या है, कई बार जो बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं भारती जी, वो ये कहते हैं कि आप सुधर जाओ, देश सुधर जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, अपने आप चीजें हो जाएंगी। तो अपने आप कैसे होती हैं? हम सदियों पहले जमाने में तो नहीं जी रहे कि हम जो है जंगल के राज की बात करें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि किसी हिरण के पीछे शेर भागना शुरू हो गया, उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, हिरण के पंजे में दम होगा तो बच के निकल जाएगा, नहीं तो उसकी किस्मत। तो फिर ऐसे तो फिर किसी भी अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है ना, बंद तो करिए फिर ना अथॉरिटी। हम एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हैं, हम एक सामाजिक ढांचे में हैं, और हम दूसरी तरफ और इसी से ही समाज चल रहा है। और है। इसी, जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कहीं, तब तक आप व्यवस्था को नहीं चला सकते। व्यवस्था का हिस्सा है। टीचर ही अकेला जिम्मेदार नहीं है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के लिए। टीचर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। टीचर को चेक बैलेंस करने के लिए प्रिंसिपल बैठा है,
प्रिंसिपल को चेक बैलेंस करने के लिए वहां DIUS और BSc अपॉइंट किए हुए हैं, उनको चेक बैलेंस करने के लिए ऊपर सचिव हैं, सचिव को चेक बैलेंस करने के लिए शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री को चेक बैलेंस करने के लिए मुख्यमंत्री है। तो अगर मेरे किसी गांव का एक सरकारी नहीं पढ़ा पा रहा है टीचर, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस शिक्षा मंत्री तक की है। और अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उसको नहीं सुधारना चाह रहे, वहां की व्यवस्था ये पता लगाना नहीं चाह रहे कि शिक्षक पढ़ा क्यों नहीं पा रहा है, तो फिर आपको वहां बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। आप देखिए ये जो मर्जिंग वाला, पेयरिंग वाला, जहां से आपने बात शुरू की थी कि पेयरिंग जब आप विद्यालयों की कर रहे हैं, तो क्या इससे शिक्षकों की नौकरी पर गाज नहीं गिरेगी? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, जनता परेशान है, फिर आप कह रहे हैं कि भाई मैं कितना रोजगार दूंगा, रोजगार तो नहीं दे पाऊंगा, और जिनके पास है आप उनसे भी छीन रहे हैं। और आगे ऑफ कोर्स अब स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर बस रोजगार ये देखो कि सीट्स आने वाली थी वो भी कम हो जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में और भर्तियां ना हो पूरे देश में, उसके लिए ये पेयरिंग, मर्जिंग और विलय की लॉलीपॉप सरकार लाई है। ये तो हो सकता है मेरी भाषा गलत हो, लेकिन सरासर बेवकूफ़ी है ये। सच्ची में बेवकूफ़ी है ये। मैं अभी एक किसी जिले के BSc को सुन रही थी, तो उनका तर्क ये था कि जिन विद्यालयों में बच्चे कम हैं उनमें पढ़ाई से रिलेटेड गतिविधियां अच्छी प्रकार नहीं हो पाती, कि कम बच्चों को अच्छे नहीं पढ़ाया जाता, ज़्यादा बच्चे एक साथ हो जाएंगे तो उनको अच्छा पढ़ाया जाता और उनको ये बोलते हुए शर्म नहीं आई। और एक तरफ जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, एक तरफ आप नॉर्म सेट कर रहे हो कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक, हाँ, तो फिर क्यों कह रहे हो कि कम बच्चों पे नहीं पढ़ाया, 70 पे पढ़वाओ ना फिर एक बालक को। क्यों आप सिर्फ असल में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के हो। बिल्कुल। और हमारे देश की जनता ऐसी भोली भाली है कि जनता को समझ ही नहीं आता कि वास्तव में किया क्या जा रहा है। एक धीमा जहर देकर, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाकर धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कि स्कूलों के तो विलय की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है और दूसरी तरफ शराब के ठेके को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है, और हमारे बुद्धिजीवी लोग सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई में लगे हुए हैं। और आप देखिए बड़े बड़े मीडिया चैनल तक भी इस बात पर आवाज नहीं उठा रहे कि भाई सरकारी स्कूलों को बंद करने की कवायद क्यों चल रही है। गलत चीजों का विरोध अगर कोई कर रहा है तो उसको डायरेक्ट ये मान लिया जाता है कि ये सरकार का विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध। जबकि कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध कभी नहीं करता, सिर्फ वो व्यवस्था में उठी हुई खामियों का विरोध कर रहा है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ ये चेताना चाह रहे हैं सरकार को कि जो आपके यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, आप उन पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए। मैं तो ये भी मान के चल रही हूँ कि ये बात अभी तक योगी जी तक पहुंची भी नहीं होगी कि रियलिटी क्या है। बताओ, अब नहीं पहुंची तो इसका, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक चैनल पर थी तो बीजेपी की एक प्रवक्ता थी, मैंने उनसे कहा कि आप इस चीज़ को पहुंचाइए, तो उनका कहना ये था कि मेरी तो पहुंच योगी जी तक नहीं है। सोचिए, और हम प्रजातंत्र लोकतंत्र में जी रहे हैं कि पार्टी से संबंधित जो व्यक्ति है वो भी अपने मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, तो हम आप कैसे, या फिर पहुंचाना नहीं चाहते, या पहुंचाना नहीं चाहते। और इतना आंख मूंद के कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको एक पॉलिसी बना के दे दी गई कि यहाँ बच्चे कम है, हम इसको इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। आप कैसे मान गए इस बात पे? स्कूलों की संख्या, भारती जी, अगर देश में स्कूलों की संख्या कम होगी तो आप यकीन मानिए कि देश में थाने आपको बढ़ाने पड़ेंगे, देश में आपको कोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप शिक्षा का गला घोंट रहे हैं। और शिक्षा इतनी धीरे धीरे निजी हाथों तक पहुंच जाएगी, पूरी तरीके से शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा। और जब शिक्षा का पूर्ण तरीके से निजीकरण हो जाएगा तो आज जिस गाजियाबाद जगह हम बैठे हैं, हम और आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों की इतनी नर्सरी क्लास की। और एक तो अफोर्ड करने वाली बात तो है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं खुद भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजती हूँ, फिर भी मुझे उनकी शिक्षा प्रणाली से मैं 100% सहमत नहीं है। और स्कूल भेजने के साथ साथ ट्यूशन कल्चर, कोचिंग कल्चर चलाना पड़ा, लेकिन मजबूरी है। क्या करें? क्यों? क्योंकि जो मेरे सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालयों के प्रति सरकार उदासीनता अपना रही है। जो सिलेबस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सरकारी विद्यालयों में वो सिलेबस नहीं है। और ये मुझे पता है कि जब मेरा बच्चा आगे कंपटीशन में खड़ा होगा तो फिर CBSE बोर्ड के सिलेबस के साथ चलेगा, तो फिर मैं उसको पीछे, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। इसी का नतीजा आप देखती हैं कि हमारे यूपी में
टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यूपी के बच्चे यूपी बोर्ड टॉप कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह से कर रहे हैं। बिहार के बच्चे टॉप कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह से टॉप कर रहे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए प्रॉपर लाइट नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। आप ये बताइए, अपने गाजियाबाद से आपके पास स्टूडेंट होंगे, आप मुझे बताइए कितने गाजियाबाद के स्टूडेंट ने इस बार आईएएस और पीसीएस का एग्जाम दिया और क्लियर किया? है ही नहीं ना, क्योंकि मेहनत की आदत ही नहीं है। इन प्राइवेट स्कूलों में भेज के, और अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को देखिए, इन प्राइवेट स्कूलों में भेज के हम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे नहीं मेहनत करना चाह रहे हैं। यूपी बोर्ड का बच्चा अगर 3rd डिवीजन भी पास हुआ है, हाँ, अगर उसको हिम्मत मिले, घर से सपोर्ट मिले, तो वो अपना एक बैग उठाएगा और इलाहाबाद पहुंच जाएगा या दिल्ली आ जाएगा। इलाहाबाद पहुंचेगा एक बेसिक स्टूडेंट, जाके वहां पे यूपीएससी अपने की हाथ से तैयारी खाना बनाएगा, एक टाइम खाएगा, एक टाइम भूखा सोएगा, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करेगा क्योंकि बचपन से उसको मेहनत की आदत डली है। और हम शहरी कल्चर में आकर जब सीबीएसई बोर्ड में बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं जो कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के अधीन हो चुके हैं, आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपका देश बदलेंगे। आई एम सो सॉरी, नहीं बदल सकता। अभी एक नई स्टडी आई है, हमारे देश में बहुत जोर दिया जा रहा है एआई प्रमोट कर रहे हैं। मैंने देखा है, हमारे शायद प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई चले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी आई है कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया और उनको एस्से लिखने को दिया गया। चैट जीपीटी से कुछ को चैट जीपीटी दे दिया गया और कुछ को ये कहा गया कि आप अपने आप लिखेंगे। तो जब ब्रेन का डेवलपमेंट उनका कुछ दिन बाद देखा, तो जिस बच्चे ने एस्से खुद लिखा था उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा था। मैं अभी इसी बात से इन चीजों को यूज करते करते हम सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, सोचने की शक्ति कम हो रही है। हम अपने बच्चों के दिमागों को डंप कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया आया, आपकी अवेयरनेस बढ़े, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाएँ, ना कि इसलिए कि आप सिर्फ अभद्रता फैलाएं पहली चीज़, और उसके अधीन हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं, दूसरों को वही बकवास देख के आप उससे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। आज की डेट में बच्चे क्या बनेंगे? आप इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे। इन्फ्लुएंसर्स किस चीज़ के बनेंगे? मेकअप के, कप छोड़ देते हैं ये टॉपिक, इसलिए कि आपको एक टॉपिक दिया गया, आप अपना खुद का ब्रेन बंद करके आपने वो टॉपिक उससे पूछा कि सर मुझे ये चैट जीपीटी एआई मुझे आप ये बता दीजिए, उसने आपको पूरी एक थ्योरी लिख के दे दी, आपने एग्जैक्टली कॉपी किया, पेस्ट किया, आपका दिमाग कहाँ गया? अच्छा, इसको अगर हम सही कनेक्ट करें कि जैसे सरकारी विद्यालयों को बंद करके प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे ही मेरी नेचुरल इंटेलिजेंसी को खत्म करके आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा तभी तो बात कर रहे हैं ना। 2047 का तो मुझे नहीं पता, पर 2047 तक ये जरूर हो जाएगा कि एक टेक्नोलॉजी, एक फोन आप उसको नहीं चला रहे हैं, वो आपको चला रहा होगा। हम क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी की शिक्षा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, अगर मेरे देश की सरकारें, कोई भी सरकार है वो, अगर मेरे देश की सरकारें आज़ादी के इतने साल बाद तक भी ये नहीं कर पाई कि मेरा जितना बच्चा 1 साल 12th करके पास हो रहा है, उसमें से जो बच्चा डॉक्टरी करना चाहे मेरे देश में उसको डॉक्टरी करने का अवसर मिले, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बनने का अवसर मिले, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट सरकारी अभी तक क्यों नहीं डेवलप कर पाई कि मेरे देश का जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस देश का बच्चा सस्ती मेडिकल पढ़ाई ढूंढते हुए यूक्रेन पहुंच रहा है, रशिया पहुंच रहा है, ईरान पहुंच रहा है, इजराइल पहुंच रहा है। आप सोचो कि ईरान यहाँ से कितनी दूर है और ईरान में हिंदुस्तान से सस्ती मेडिकल की पढ़ाई बच्चा पढ़ रहा है, हिंदुस्तानी, जिनको हम अब वापस ला रहे हैं वहाँ युद्ध छिड़ने। तो कितने शर्म की बात है मेरे लिए कि मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाऊँगा, मैं विश्व गुरु बन जाऊँगा, मैं तो तीसरी महाशक्ति बनने वाला हूँ, और मेरे पास अभी शिक्षा के मंदिर ऐसे नहीं हैं, मेरे पास ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है कि मैं अपने देश से जितना बच्चा 1 साल में 12th पास आउट निकला, उनको मेरे देश में वो जो शिक्षा चाहे वो मिल जाए, और फिर उसके बाद मैं उनसे देशभक्ति की उम्मीद करूंगा। मैं उनसे देशभक्ति की उम्मीद कर सकता हूं और फिर मैं ब्रेन ड्रेन की परेशानी से रोता हूं। आप देखो, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। तो अब पॉडकास्ट के लास्ट में आप देश की
जनता से क्या कहना चाहते हैं और अपने योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्योंकि आप एक्चुअली उस अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, इतने पेरेंट्स से और इतने स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भारती से कहना चाहूँगी कि ऐसे मुद्दों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये बहुत बढ़िया काम आप कर रही आपने हैं। जब उस दिन बताया, और इसको कंटिन्यू रखिए। आपने जब उस दिन बताया तब तो मैंने, ये आपने सही बात कहा कि हम इस टाइम पे युद्ध देख रहे हैं, सोनम ने मर्डर कर दिया ये देख रहे हैं, कब कैसे कहाँ किसने क्या, इसमें घुसे हुए हैं, पर जो एक्चुअली पीछे जो कहानियां चल रही हैं इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान नहीं जा रहा है, ये अपने देश की मीडिया कर रही है एक्चुअली। बस। तो आपका जो सवाल था, तो मैं सारे पेरेंट्स से तो ये कहना चाहूँगी कि भले ही आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में ना पढ़ता हो, लेकिन आप कम से कम इस बात के लिए आवाज़ उठाइए कि सरकारी विद्यालय बंद ना किए जाए, क्योंकि 12th कराने के बाद आप अपने बच्चे को सरकारी कॉलेज में ही भेजेंगी, प्राइवेट में नहीं भेजेंगी। तो आप इस बात को सरकार के माध्यम तक, आप अपने एरिया के विधायक तक, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को कहिए कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्कूलों की संख्या कम करने की बजाय बढ़ाई जाए। और प्लीज़ समाज में एक जो ये भ्रांति फैली हुई है कि सरकारी शिक्षक पढ़ाता नहीं है, ऐसा मत करिए। शिक्षक का अपमान देश कभी नहीं झेल पाया, चाहे आज की बात हो और चाहे 400 साल पुरानी बात हो। चाणक्य का अपमान जब हो गया था तो देश में कितना बड़ा बदलाव आया था। और ये हम सब जानते हैं कि समाज को दिशा दिखाने का काम हमेशा किसी ना किसी शिक्षक ने ही किया है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से योगी जी से ही अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस प्रकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपने उत्तर प्रदेश में क्राइम के मामले में अपनाई है और चीज़ों के मामले में अपनाई है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि शिक्षा की तरफ आप ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कीजिए। आप एक आदेश ये दे दीजिए कैबिनेट से कि जितने भी, हर एक जिले के जितने भी सरकारी व्यक्ति हैं, उनके घर में अगर बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा और मुझे रिपोर्ट करेंगे सब अगली मीटिंग में आके। आप प्रत्येक बीएसए को, डीआईएस को मीटिंग लीजिए, उनको बैठाइए, चाहे लखनऊ बुलाइए, चाहे आप आज जैसे गाजियाबाद में आए हुए हैं योगी जी, तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं। मेरी इच्छा ये है कि जब नेक्स्ट विजिट योगी जी करें तो गाजियाबाद के पूरे शिक्षा विभाग को एक बड़े मैदान में बैठाकर बुलाएं और एक एक बीएसए से, एक एक डीआईएस से पूछें कि तुम्हारे अंडर में कितने स्कूल आते हैं, उनमें आरटीई के कितने एडमिशन हुए और स्कूलों में एनरोलमेंट कितना बढ़ा। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जनता के सामने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको सम्मानित कीजिए, उनको सम्मानित कीजिए। इस शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए आपके गोरखपुर तक में मर्जिंग का आदेश आ गया है और आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या आप स्वयं भी ये चाहते हैं कि शिक्षा निजी हाथों में पहुंच जाए, शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि वो आज़ादी से पहले वाला भारत बन जाए कि एलीट क्लास पढ़ा करेगी और बाकी सब लोग आपकी फेंकी हुई 2 रोटी खाकर और आपके पीछे जय जय बोलते चलेंगे। राशन तो बट ही रहा है, राशन तो बट ही रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें और इतने डिटेल में करने के लिए। और आई होप हम फिर से मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार।